अलावा कोई और मेथड नहीं हो सकता उसका? हाँ, डिफरेंशिएशन के अलावा कोई और मेथड नहीं हो सकता? नहीं, और कोई तरीका ही नहीं है, यही तो है, डिफरेंशिएट करके निकलेगा। सर हाँ, बोलो बोलो। सर वो जो अभी आपने कराया था टेम्परेचर चेंज बाय 227 डिग्री सेल्सियस, हाँ, तो सर उसमें मतलब T+500 क्यों लिखा था आपने वो? 227। अच्छा, हाँ सही है, गलती गलती हो गई इसमें, गलत कर दिया वो। सेल्सियस में था। ये किसी ने 11th वाले बच्चों में किसी ने नहीं बोला, वो चेंजेस बाय है। ये एक बार करेक्शन करेंगे, पीछे वाले लेक्चर में करेक्शन करना है। मैंने उसमें टेम्परेचर चेंजेस बाय बोला था ना, पीछे वाले लेक्चर में करेक्शन करेंगे। मैंने बोला था टेम्परेचर चेंजेस बाय, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी निकालना था, मैंने टेम्परेचर चेंजेस बाय, वो बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन है। गलती हो गई जो पीछे, समझिए कि नहीं। डेल्टा के ई निकालना था मेरे को। दिस विल बी इक्वल टू 3/2 RT, 3/2 RT माइनस 3/2 RT प्लस 227 ही आएगा वो। RT प्लस 2 क्यों आएगा 227? ध्यान रखना, वो दिया ही क्वेश्चन मैंने इसलिए था, और मेरे से ही गलत हो गया वो क्वेश्चन। ध्यान देंगे, T प्लस 227 ही आएगा उधर। क्यों? क्योंकि चेंज इज ऑलवेज सेम, वेदर इन डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन। तो ये ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट, अच्छा अभी जो हमने किया वो उससे टेम्परेचर ये आगे कर लेंगे न्यूमेरिकल। टेम्परेचर निकाल लेना उससे। टेम्परेचर निकालने के बाद V इक्वल टू अंडर रूट U इक्वल टू अंडर रूट 3 RT बाय, वो क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। उसमें आंसर आएगा 300 के आसपास कुछ आंसर आता है इसका। 300 कितना 10 या 15 के आसपास, एक बार निकाल लेना उसका आंसर। 310 या 15 के आसपास आंसर आएगा, कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नोट करेंगे, तो वो ये न्यूमेरिकल कर लेना, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट थे। अब मेनली एक मैं क्वेश्चन दे देता हूँ तुम्हें, मैं कराऊंगा नेक्स्ट टाइम उसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यूब के अंदर कोई क्यूब है, लेंथ है इसकी, जैसे डेरिवेशन मेरे पास किया वही कर पाएगा क्वेश्चन वो। लेंथ इसकी है 5 सेंटीमीटर, और ये कोलिजन्स हो रही है इसके अंदर मॉलिक्यूल की, एक मॉलिक्यूल की जो कोलिजन हो रही है वो 1000 कोलिजन्स हो रही है 1 सेकंड में। 1000 कोलिजन्स इन 1 सेकंड। क्लियर? 1000 कोलिजन्स हो रही है 1 सेकंड के अंदर, 1000 कोलिजन्स। अब तुम्हें निकालना है टेम्परेचर ऑफ द गैस क्या होगा। क्लियर? नियॉन गैस है तो टेम्परेचर क्या होगा 1 सेकंड में उसकी 1000। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसने डेरिवेशन किया वो ट्राई कर लेना इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1000 collisions in 1 second, a single neon atom is undergoing. If the length of the cube is 5 centimeter, if the length of the cube is 5 centimeter, then what is the temperature of the gas? Find the temperature of the gas. निकालना आंसर इसका। सर फाइनल में टेम्परेचर फाइंड करना है ना? हाँ, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस। टेम्परेचर ऑफ द गैस क्या होगा?
जिसने डेरिवेशन ढंग से की है ना, 2-3 बार जो मैंने रिपीट करने को कहा है, अगर वो रिपीट किया हुआ है तो तुम निकाल लोगे आंसर। थोड़ा फास्ट करना है इस क्वेश्चन को, फिर डेरिवेशन करेंगे रियल गैस इक्वेशन की। ज्वाइन किया है? नाम से किया कैसे किया? अच्छा अच्छा, मैंने नाम चेक किया है बच्चों की नहीं खुश। नहीं नहीं रहने दो, सही। वो पहले फर्स्ट वाली क्लास की थी। अच्छा चलो, मैं क्लास के बाद मैं बात करूंगा। हाँ, 1000 कोलिजन इन 1 सेकेंड है, नियॉन गैस है, और तुम्हें निकालना है कि टेम्परेचर ऑफ द गैस क्या होगा। पहले एक कोलिजन का टाइम निकाल लेंगे। एक कोलिजन के लिए टाइम कितना लगेगा? टाइम फॉर वन कोलिजन, टाइम फॉर वन कोलिजन विल बी कितना होगा? 1/1000 सेकेंड्स। 1000 कोलिजन एक सेकंड में है, तो एक कोलिजन 1/1000 सेकंड में होगा। एक कोलिजन 1/1000 सेकंड में होगा। अब नियॉन गैस है, नियॉन गैस है, एक कोलिजन का टाइम क्या होता है? एक, जैसे यहाँ इस पॉइंट पे मॉलिक्यूल था और इस वॉल पे कोलिजन करना है इसको, इस मॉलिक्यूल, इस एटम को यहाँ कोलिजन करना है, तो ये एक कोलिजन के लिए जब इस पॉइंट पे दोबारा पहुंचेगा तब एक कोलिजन मानते हैं। यानी गया और फिर वापस आया, गया और वापस आया, ये एक कोलिजन का टाइम है, पता है ना? तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2a। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस बाय स्पीड, 2 × 5 अपॉन में स्पीड, v मान ली, यही होगा ना, 1/1000, 2 × 5/v, तो ये कितना आ गया यहाँ से v? 10⁴ आ गया सेंटीमीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। बस अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? यहाँ से वेलोसिटी आ गई तो हाफ mv² करेंगे, इस मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। हाफ mv² करेंगे तो इस मॉलिक्यूल की, एक मॉलिक्यूल की क्या आ जाएगी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यही होगी ना, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। एंड दिस इज इक्वल टू 3/2 kT, टी निकाल लेंगे इससे। इसलिए एक अच्छा न्यूमेरिकल था ये। और m की वैल्यू इसमें क्या पुट तीनों करेंगे? डायरेक्शंस कंसीडर नहीं करेंगे? नहीं नहीं, बस सिंपल सोचना है दक्ष, इसमें उससे सर फिर आंसर सिंपल सोचना है न्यूमेरिकल। हाफ mv², m की वैल्यू क्या लेंगे? m की वैल्यू क्या होगी? 20/n0। उसके बाद भी गलती होती है, ये ग्राम में आएगा, इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ v² ऊपर निकाल लिया तुमने, 10⁴ हो जाएगा, और 3/2 k की वैल्यू तुम्हें पता है कांस्टेंट है, और t निकाल लेंगे इससे। तो ये कर लेना, मैंने हिंट दे दिया है करने का, सही ना, कैसे करना है न्यूमेरिकल। नेक्स्ट 20 क्यों लिया? 20 नियॉन का मास होता है ना, नियॉन के एक एटम का, नियॉन का मास कितना? 20 ग्राम होता है ना, तो एक एटम का मास कितना आ जाएगा? 20/n0 ग्राम में, हमें चाहिए केजी में, तो इंटू 10⁻³ यूनिट का ध्यान रखना है इसके अंदर, यूनिट का जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट सर 1000 चलो, बाय नेक्स्ट हम कर लेते हैं। हाँ, बोलना है किसी को? सर 1000/3 नहीं करेंगे? दक्ष, इसमें ना या तो मैं ये मेरे को ना मेंशन करना चाहिए था कि इन एक्स डायरेक्शन ओनली। ओके सर। हाँ, एक मेंशन करना पड़ेगा, वो मेंशन करना चाहिए था मेरे को कि मॉलिक्यूल इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन ओनली, इन वन डायरेक्शन ओनली। चलो नेक्स्ट ध्यान देंगे इसमें। नेक्स्ट इसमें अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। अब ये लेक्चर अभी तो जो कराया था वो सबको समझ आ गया होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि किसको समझ आता है ये रियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन और इसकी डेरिवेशन ध्यान से समझेंगे तो समझ आ जाएगा, कोई ऐसी वो टफ नहीं है। डेरिवेशन तुम्हारे कोर्स में नहीं है, लेकिन एंट्रेंस में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। तो रियल गैस इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आइडियल गैस इक्वेशन सबने पढ़ी है, जिसमें जो कि प्रैक्टिकली कोई भी गैस फॉलो नहीं करती है, जो प्रैक्टिकली कोई भी गैस फॉलो नहीं करती है। तो पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंस क्या है। तो आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस और रियल गैस डिफरेंस स्कूल में पूछते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ। आइडियल गैस क्या क्या है जो कि जिसके अंदर पहले
वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल, पहला पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, ये आएगा। और इधर क्या आएगा, इसमें नेग्लिजिबल था, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स दे हैव एप्रिशिएबल साइज, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नॉट नेग्लिजिबल, ये लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नॉट नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल नहीं है, पहला पॉइंट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, इसमें ये दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट नेग्लिजिबल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट नेग्लिजिबल, यही तो यूज करूंगा मैं पॉइंट्स, दिस इज नॉट नेग्लिजिबल। ये गैस ऐसी होगी जो पीवी आरटी को हमेशा फॉलो करेगी, पीवी एनआरटी को फॉलो करेगी, और ये पीवी एनआरटी इसको फॉलो नहीं करेगी, और करेगी भी फॉलो, इसके क्लोज जाएगी, एग्जैक्टली फॉलो नहीं करेगी, फॉलोज इट एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर होगा बहुत ज्यादा एंड लो प्रेशर, तो रियल गैस अप्रोच करेगी टुवर्ड्स आइडियल बिहेवियर, तो रियल गैस बिहेव करेगी या अप्रोच करेगी टुवर्ड्स आइडियल बिहेवियर, क्लियर, देन इट विल अप्रोच टुवर्ड्स आइडियल बिहेवियर, अगर टेम्परेचर बहुत हाई होगा और प्रेशर लो होगा, अदरवाइज इट विल नॉट फॉलो। इसके लिए रियल गैस इक्वेशन लगेगी, जो मैं बताऊंगा तुम्हें। रियल गैस इक्वेशन ये है, यहाँ पे लिख देता हूँ पूरी इक्वेशन, जिसको हमें प्रूफ करना है अभी। ये तुम्हें मतलब अगर कोई बोलेगा मेरे से कि दो टॉपिक बोलना स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या पढ़ के जाएं जिससे एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा, तो एक मैं बोलूंगा रियल गैस इक्वेशन, इसको डिटेल में पढ़ना है, और दूसरा ग्राहम्स लॉ, P plus AN square by V square V minus NB is equal to nRT। देखोगे तो ये PV टू nRT ही है, PV टू क्या है, nRT, यही चीज है। और प्रेशर में अमेंडमेंट की है मैंने, कुछ ऐड किया है, वॉल्यूम में कुछ कम किया है। तो वैसे याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, एनआरटी के इक्वल करने के लिए कुछ इसमें ऐड कराया है तो दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं प्रूफ दूंगा कि इसमें ऐड क्यों किया, इसमें सब्ट्रैक्ट क्यों किया। तो वही यही पढ़ना है, रियल गैस इक्वेशन बिल्कुल रटी होनी चाहिए, रियल गैस इक्वेशन। एन सबको पता होगा, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स है, सही ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पे, सही। तो ये चीज ध्यान रखना है इसके अंदर। और वी यहाँ पे वॉल्यूम है, फ्री वॉल्यूम जो है, और बी यहाँ पे जो यहाँ पे एन बी है, बी क्या है, बी क्या है, एक मोल मॉलिक्यूल्स जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो बी हो, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं इसको, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम या इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तीनों नाम इसी के। तो मैं भी प्रूफ करूंगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा तुम्हें क्या क्या चीजें हैं। तो रियल गैस आइडियल गैस में डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए, दो पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं यूज करूंगा, नोट करेंगे। अब इसका प्रूफ है, ध्यान देंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, पहले तो इसी में लेते हैं रियल आइडियल गैस को, पीवी टू आरटी। पहले ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे पी क्या है, वी क्या है। पी यहाँ पे होता है टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, ध्यान रखना, पी इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान सुनेंगे। पी हियर इज टोटल प्रेशर ड्यू टू गैस, टोटल प्रेशर, चाहे वो बाहर लग रहा हो चाहे वो अंदर मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा हो, कंबाइंड प्रेशर है टोटल, टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। पी हियर इज टोटल प्रेशर ऑफ द गैस, ध्यान देंगे एक बार। पी का मतलब मैं समझा रहा हूँ दोबारा। जैसे मान लिया ये कोई भी वॉल है, ये वॉल है, अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स अभी इस केस में अंदर तो कोई अट्रैक्शन है नहीं, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच नहीं करेंगे, देयर इज नो अट्रैक्शन एट ऑल। लेकिन अब ये सारा प्रेशर कहाँ एक्सर्ट करेंगे, ये जितनी स्पीड है सारी स्पीड से इस वॉल पे टकराएंगे। तो ये यही प्रेशर हमें दिखता है, यही प्रेशर हमें दिखता है। जैसे फुटबॉल में हमें एयर फिल कर रहे हैं, तो हमें तो बॉल जब एक्सपैंड करेगी तो हमें वो दिखेगा, अंदर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को स्ट्राइक कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो हमें नहीं दिखेगा। तो ये हमें दिखेगा सिर्फ पी जो है, इसका पी जो प्रेशर ड्यू टू गैस जो है, प्रेशर ड्यू टू गैस जो है वो एक्चुअल में होता है पी एक्सटर्नल प्लस पी इंटरनल, दोनों होते हैं ये। यहाँ पे इंटरनल वाला जीरो आइडियल गैस के केस में, क्यों, क्योंकि कोई अट्रैक्शन नहीं है, ये हमने काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा है, सिर्फ पी एक्सटर्नल के इक्वल हो, यानी इस तरह मैंने सिर्फ पी एक्सटर्नल लिखा। पी गैस क्या है,
पी एक्सटर्नल, जो आइडियल प्रेशर होता है, जो आइडियल प्रेशर होता है, सही ना। अब इसी टर्म को ध्यान देना, इसी टर्म को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ रियल गैस के लिए। रियल गैस के लिए क्या होगा, रियल गैस के लिए अब यही वॉल है, अब मॉलिक्यूल्स हो गए बड़े थोड़े, अब क्या होगा, इनमें अट्रैक्शन भी, अब जैसे अब इनमें अट्रैक्शन भी होगी, इसमें और इसमें अट्रैक्शन, इसमें और इसमें अट्रैक्शन, इसमें और इसमें अट्रैक्शन, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन जरूर होगी। और ये ध्यान रखना, हम हमेशा अट्रैक्टिव फोर्सेस ही मानते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में। रिपल्सिव फोर्सेस को हमने नेग्लिजिबल माना हुआ है, हम नहीं लेते इधर रिपल्सिव फोर्सेस। कोई बता सकता है कि क्यों है वैसी, मतलब कि अगर सिंपल सोचोगे तभी पता जाएगा कि मैंने अट्रैक्टिव फोर्सेस ही क्यों कंसीडर किया, व्हाई नॉट रिपल्सिव फोर्सेस। कोई भी बच्चा, 12th वाला भी बच्चा कोई बता सकता है? देखो इसको बहुत सिंपल तरीके से सोचना है, कोई ज्यादा इसमें कोई थ्योरी नहीं है कि जो जब मॉलिक्यूल अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा रेंज के होते हैं कि रिपल्सिव फोर्सेस, लॉन्ग रेंज फोर्सेस कौन से होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस। रीजन कि रिपल्सिव फोर्सेस तो तभी तभी आएंगे ना जब मॉलिक्यूल बहुत क्लोज आएगा, जब मॉलिक्यूल बहुत क्लोज आएगा तो ही रिपल्सिव फोर्सेस आएंगे, बहुत ज्यादा क्लोज आएगा तो ही रिपल्सिव, यानी रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं शॉर्टर रेंज के लिए, और अट्रैक्टिव फोर्सेस मॉलिक्यूल दूर भी होगा हम कहेंगे कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगी, तो इसलिए हमने अट्रैक्टिव फोर्सेस ही कंसीडर किया, नॉट रिपल्सिव फोर्सेस। Repulsive forces, they are short, very short range, they are forces only for very short range when molecules approach very close to each other। जब मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत क्लोज आएंगे तो ही रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस दूर दूर वाले मॉलिक्यूल में भी हो सकते हैं। तो अब इन दोनों में मान लो यहाँ पे जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल से ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो पहले जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल से वो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं सपोज 1000 की स्पीड से, या 100 की स्पीड ले लो, 100 की स्पीड से स्ट्राइक कर रहे हैं। तो अब जब इन दोनों में अट्रैक्शन, अगर इन दोनों में अट्रैक्शन होती, यहाँ पे 100 की स्पीड से स्ट्राइक कर रहे थे, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो और अब इन दोनों में जब अट्रैक्शन हो जाएगी तो क्या ये 100 की स्पीड से स्ट्राइक कर पाएगा? अब 100 की जगह 70 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो कम होगा ना। अब तो कम स्पीड से स्ट्राइक करेगा वॉल पे कम स्पीड से स्ट्राइक करेगा, हमें प्रेशर कम ऑब्जर्व होगा। इसलिए इसलिए बोलते हैं आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा होता है कि रियल गैस का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईआईटी का। आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा, आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा रियल गैस से। रीजन क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होते हैं आइडियल गैस में। पी आइडियल इज ग्रेटर देन पी रियल, पी आइडियल इज ग्रेटर देन पी रियल। तो इसको हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये तुम्हें समझ में आ भी गया होगा। ये किसी को डाउट, आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा होता है, आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा होता है, समझ आ गया कि नहीं? है ये भूलना नहीं बिल्कुल भी, रियल गैस का प्रेशर कम क्यों है? क्योंकि रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में आपस में क्या होती है, अट्रैक्शन। इनमें आपस में क्या होती है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगी जब दीवार पे प्रेशर कम देंगे, दीवार पे कम स्पीड से जाएंगे, तो इसलिए प्रेशर कम देंगे। तो अब रियल गैस जो है एक तरह से उसका प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ड्यू टू गैस क्या होगा रियल गैस के केस में? दिस विल बी इक्वल टू, अब इस केस में तो पी एक्सटर्नल भी होगा और पी इंटरनल भी होगा, दोनों होंगे कि नहीं? सही ना, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होंगे। अब इसमें एक्सटर्नल प्रेशर तो हमें पता ही है पी है, पी है। इंटरनल प्रेशर मेनली किस पे डिपेंड करेगा? इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर एक्चुअल में डिपेंड करेगा इन दोनों के अट्रैक्टिव फोर्स पे, इसके और इसके, इन दोनों के अट्रैक्टिव फोर्स पे, इस पर डिपेंड करेगा। तो पी इंटरनल जो होगा, ध्यान सुनना लाइन, पी इंटरनल जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इस, मान लो ये मॉलिक्यूल ए टाइप के हैं, ये बी टाइप के, ए टाइप के मॉलिक्यूल्स और बी टाइप के मॉलिक्यूल्स, इनके कंसंट्रेशन पे। और ये ए टाइप के मॉलिक्यूल्स हो या बी टाइप के मॉलिक्यूल्स हो, दोनों आपस में एक दूसरे के इंटर कन्वर्टेबल होंगे, दोनों के कंसंट्रेशन क्या मानेंगे, सेम मानेंगे, मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो इसलिए पी इंटरनल जो होगा वो ए टाइप और बी टाइप के कंसंट्रेशन, यानी दोनों के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा, दोनों के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसको मैं लिखता हूं सी स्क्वायर, इसको मैं लिखता हूं सी स्क्वायर। और पी इंटरनल ये क्या है, एक्चुअली इट इज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इसका कंसंट्रेशन सी, तो दूसरी लेयर का कंसंट्रेशन भी सी, तो सी का स्क्वायर आ जाएगा।
तो P इंटरनल इज प्रोपोर्शनल टू C का स्क्वायर। तो P इंटरनल आ जाएगा यहाँ से, एक तरीके से मैं कांस्टेंट लगा रहा हूँ यहाँ पे A, और C क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, n स्क्वायर बाय V स्क्वायर। ये आ गया P इंटरनल, जो मेरे को प्रेशर में ऐड करना है, जो मेरे को प्रेशर में ऐड करना है। ये तो मैं समझ आ गया। ऐड क्यों करना है, ऐड क्यों करना है, क्योंकि इसमें अब रियल गैस के लिए एक्सटर्नल प्रेशर भी होगा और इंटरनल प्रेशर भी होगा। और वैसे भी P आइडियल क्या होगा, P आइडियल क्या होगा, P रियल प्लस स्मॉल प्रेशर dP। ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि आइडियल प्रेशर क्या है, ज्यादा है। आइडियल प्रेशर कितने वेलोसिटी से जा रहा था, 100 की स्पीड से जा रहा था। आइडियल जा रहा था 100 की स्पीड से और रियल जा रहा था 70 की स्पीड से। तो 70 में कुछ ऐड करना पड़ेगा ना, 70 में कुछ ऐड करना पड़ेगा। इसलिए ये बात समझ आ गई कि नहीं। P की जगह मैं लिखूंगा, आइडियल गैस में तो ये PV/RT रहा था। अब रियल गैस के लिए P में क्या ऐड हो गया, AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर। और यहाँ पे A बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे A। अब ऐसे ही V में से क्या होगा, कुछ माइनस। क्यों माइनस होगा बता रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू NRT। नहीं समझ आया ये भी, आगे सर वो सी स्क्वायर क्यों लिया उधर? दोबारा बोलना है। सर वो सी स्क्वायर क्यों लिया उधर? C स्क्वायर, क्योंकि A मॉलिक्यूल जो है उनका कंसंट्रेशन C और B मॉलिक्यूल जो है उनका कंसंट्रेशन भी C, और अट्रैक्टिव फोर्सेस इन्हीं लेयर्स के बीच में लग रहा है, A और B टाइप की। तो इसका कंसंट्रेशन भी C, इसका भी C, तो C इंटू C क्या आ जाएगा, C स्क्वायर। सर सी 2C नहीं होगा, प्लस ऐड होंगी ना वो तो फिर। तो गलत, प्रोपोर्शनल है ना, इसके कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है तो मल्टीप्लाई होते हैं, ऐड होते हैं। नहीं क्लियर सर हुआ। वो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, तो एक की सी है तो दूसरे की भी सी होगी, तो ऐड हो जाएंगी ना वो दोनों तो फिर। अरे ईशांक तू क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सुन मेरी बात। अब जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये प्रेशर के प्रोपोर्शनल है ना। नहीं सर मैं पूछ रहा हूँ कि 2C क्यों लिया, सी स्क्वायर क्यों लिया? मैं वही तो तेरे को बता रहा हूँ, जब कोई चीज किसी के प्रोपोर्शनल होती है तो मल्टीप्लाई होती है कि ऐड होती है। ओके ये इंटरनल प्रेशर है, ये कंसंट्रेशन दोनों लेयर के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल है तो इनटू होता है वो, तो इसलिए इसको ऐड कर देंगे, P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर आएगा, AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर। अभी तुम्हें ये समझ आ गया, प्रेशर में मैंने ये ऐड किया है। क्यों ऐड किया है, नेट जो टोटल प्रेशर होता है गैस का वो होता है एक्सटर्नल प्रेशर भी इंटरनल प्रेशर भी। आइडियल गैस के केस में कोई इंटरनल प्रेशर नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि इन दोनों में कोई अट्रैक्शन नहीं थी। तो सारा का सारा प्रेशर वॉल पे लगा, सारा का सारा प्रेशर वॉल पे लगा, तो इसमें सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर दिखेगा। सिर्फ क्या दिखेगा, एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर नहीं दिखेगा। लेकिन रियल गैस के केस में जो अंदर मॉलिक्यूल्स की लेयर्स होंगी उनमें अट्रैक्शन भी होगी, और अट्रैक्टिव फोर्सेज ही कंसीडर करते हैं, नॉट रिपल्सिव फोर्सेज, नॉट रिपल्सिव फोर्सेज। अट्रैक्शन भी होगी इनके अंदर। इस वजह से क्या होगा, जो इंटरनल प्रेशर भी आ जाएगा। तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, इंटरनल कितना हो गया, डिपेंड करेगा दोनों लेयर्स के कंसंट्रेशन पे। दोनों लेयर्स का कंसंट्रेशन C है, A लेयर B लेयर दोनों इंटर कन्वर्टिबल है, आपस में कोलिजन के बाद कन्वर्ट होते रहेंगे एक दूसरे में। तो इसलिए C के स्क्वायर के P इंटरनल आ जाएगा N स्क्वायर बाय C स्क्वायर, प्रोपोर्शनल आएगा इसके। तो A लगाया मैंने कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। A के बारे में कुछ स्कूल में पूछते हैं, व्हाट इज A गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, A गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। यूनिट्स क्या होंगी इसकी, यूनिट्स क्या होंगी इसकी, एक ही। ए क्या बताएगा, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। हाँ एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर, क्योंकि मैं इसको किस में ऐड कर रहा हूँ, प्रेशर में ऐड कर रहा हूँ ना इसको। ध्यान देना, मैं इसको किस में ऐड कर रहा हूँ, प्रेशर के अंदर। यानी इसकी यूनिट्स क्या होंगी, प्रेशर वाली। प्रेशर के अंदर प्रेशर ही तो ऐड करेंगे। यानी ए क्या आ जाएगा एक तरह से, PV स्क्वायर बाय N स्क्वायर, यूनिट निकालने के लिए। तो यूनिट क्या हो जाएंगी एक की, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ये इसकी यूनिट्स आ जाएंगी। और इसकी डिटेल और दूंगा, क्वेश्चंस जो आते हैं इसके वो मैं अभी और बताऊंगा।
उसके क्वेश्चन भी करेंगे ढंग से। मैंने अब एक चीज तुम्हें बता दी कि रियल गैस का प्रेशर कम होता है, इंपॉर्टेंट लाइन, रियल गैस का प्रेशर कम होता है, आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा होता है। और एक टर्म में करेक्शन हमने कर ली है, प्रेशर में करेक्शन हमने कर लिया, a²/v² आना चाहिए था बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। प्रेशर में करेक्शन हमने कर ली है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वाले पेज में करूंगा वॉल्यूम में करेक्शन। वॉल्यूम में क्यों माइनस किया है ध्यान देंगे, वॉल्यूम में क्यों माइनस किया। प्रेशर में करेक्शन हमने कर ली, P + AN²/v² V = nRT है। वॉल्यूम में करेक्शन V क्या है, अगर आइडियल गैस थी तो यहाँ पे V क्या था, टोटल फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द गैस, टोटल फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द गैस, जो कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही था। क्यों, क्योंकि आइडियली क्या था, ये चीज थी, अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये अगर मैं इन सारे मॉलिक्यूल्स को कंसंट्रेट करके रख दूं एक जगह पे, कंसंट्रेट कंप्रेस करके एक जगह रख दूं, तो इतने से मॉलिक्यूल, इतने से वॉल्यूम में सारे आ गए मॉलिक्यूल्स। तो एक तरीके से ये जो वॉल्यूम है, ये मान लिया टोटल वॉल्यूम था वेसल का टोटल वॉल्यूम 100 लीटर था, और उसमें से अब ये चला गया सपोज से 10 ml चला गया, सपोज 10 ml, ये भी मैं ज्यादा मान रहा हूँ, मान लो 10 ml चला गया, 100 लीटर में से 10 ml चला गया। 10 ml मीन्स कितना लीटर हो गया, ये 0.01, 10/1000 हो गया ना लीटर में 0.01, तो 100 लीटर में से 0.01 लीटर गया, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। इसलिए हमने क्या माना था कि सारा का सारा वॉल्यूम फ्री वॉल्यूम ही एक तरह से। इन केस ऑफ आइडियल गैस टोटल वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो होगा वो फ्री वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है फ्री वॉल्यूम। लेकिन रियल गैस के केस में मॉलिक्यूल का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। रियल गैस अगर होगी तो वो ऐसे हो जाएंगे मॉलिक्यूल, स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे बड़ी साइज के। तो इस केस में अब हमारे पास टोटल वॉल्यूम क्या होगा, अब तो इतना ऑक्यूपाई करेंगे सब मॉलिक्यूल्स, कुछ ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। तो इसलिए अब फ्री वॉल्यूम क्या होगा, अब फ्री वॉल्यूम क्या होगा इस केस में से, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर यानी वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो पहले था, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से हम क्या माइनस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वो होता है अगर 1 मोल है तो बी को माइनस करेंगे। बी हमारे यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव वॉल्यूम और को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। बी यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव वॉल्यूम और को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम और को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्यों कह रहा हूं मैं इसको इफेक्टिव वॉल्यूम, सिंपल वॉल्यूम क्यों नहीं बोल रहा, अभी बताऊंगा मैं, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बी यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है एक्चुअल में, वॉल्यूम इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। बी गिव्स effective volume of gas molecules and B is defined for 1 mole. B is defined for 1 mole, ध्यान रखना 1 mole of gas, 1 mole के लिए डिफाइंड है B। और इफेक्टिव वॉल्यूम, मान लो किसी एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है V, ध्यान देना, किसी एक यानी V में से क्या माइनस करेंगे, N मोल्स हैं, 1 मोल के लिए B, तो N मोल के लिए NB, इसको माइनस कर देंगे। नाउ दिस विल बी द टोटल फ्री स्पेस वेयर मॉलिक्यूल्स कैन मूव, दिस इज द टोटल फ्री स्पेस, यहाँ पे मॉलिक्यूल घूम सकते हैं। इसका मतलब इतने एरिया में, इतना एरिया ही अवेलेबल है मॉलिक्यूल को घूमने के लिए, फ्री वॉल्यूम इतना है, तो इसलिए इसमें से माइनस कर देंगे, इसलिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे, V - NB, समझिए कि नहीं, V में से माइनस कर देंगे इसको। तो यहां तक समझ आ गया होगा सबको, ये है रियल गैस इक्वेशन। अब यहाँ पे मेरे को एक्सप्लेन करना है A और B को, A को और B को नोट कर लेंगे पहले। अब यहाँ पे B की यूनिट्स, B की यूनिट्स क्या होंगी, लीटर पर मोल, लीटर। V = NB है, V = NB है। क्यों है NB, क्योंकि V में मैं B जो ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो B की यूनिट्स हो जाएंगी लीटर पर मोल, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। B की यूनिट्स क्या हो जाएंगी, V/N, लीटर पर मोल, ये इसकी यूनिट्स हो जाएंगी लीटर पर मोल। और B देता क्या है, B is defined for 1 mole and it gives effective volume of gas molecule। ये क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन आएगा पेपर में, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ A and B, राइट देयर यूनिट्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ A and B, राइट देयर यूनिट्स। B gives effective volume of gas molecules, clear, B gives effective volume of gas molecules। तो ये रियल गैस क्वेश्चन है फॉर N मोल्स। मैं दोबारा लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, किसी को कुछ पूछना तो नहीं यहाँ पे,
ए की यूनिट देखो ना, P इज इक्वल टू AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर आएगा, तो A क्या आ गया यहाँ से, PV स्क्वायर बाय N स्क्वायर, तो एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ये आ जाएगा। एक की सिग्निफिकेंस क्या थी, इट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। बी की सिग्निफिकेंस क्या थी, इट गिव्स इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। बी की सिग्निफिकेंस क्या है, इट गिव्स इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान देंगे इधर, तो ए और बी मैंने तुम्हें बता दिया, दिस इज रियल गैस इक्वेशन। P प्लस, इसको 10 बार लिखना बिल्कुल कॉपी में, ताकि रटी रहे ये। और अभी तो डिटेल लेनी है इसकी मेरे को आगे, ये तो मैंने जस्ट एक बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये रियल गैस इक्वेशन दी थी। ये हमने कौन सी पढ़ी है, वेंडर वॉल्स की हमने पढ़ी है, वेंडर वॉल्स की। नहीं तो केमरलिंग ओन्स भी आया, उसने दी इक्वेशन। बर्थलोट आया, उसने इक्वेशन दी। फिर एक इक्वेशन आई, इक्वेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्टेट्स, वो भी इक्वेशन आई। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इक्वेशन दी है, बस हम पढ़ते किसकी है, वेंडर वॉल्स की इक्वेशन, जिसको हम वेंडर वॉल्स, इसलिए हम इसको वेंडर वॉल्स इक्वेशन तो कहते ही है, साथ में रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। E plus AN square by V square, V minus NB is equal to nRT. This is the real gas equation defined for 1 mole. Real gas equation defined for n mole, n mole, 1 mole के लिए n को 1 पुट कर दो, for 1 mole। ये दोनों इक्वेशन लिखना जरूर, बिल्कुल रटी हो, कोई गलती ना हो इसके अंदर। P plus A by V square, V minus B is equal to RT for 1 mole. This is the real gas equation for 1 mole. सही ना, रियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। तो ये तुम्हें ध्यान रखना, इसके अंदर रियल गैस इक्वेशन लिख दिया मैंने यहाँ पे, n मोल्स के लिए ऊपर, नीचे 1 मोल के लिए, ऊपर n मोल्स के लिए, नीचे 1 मोल के। नेक्स्ट नोट करेंगे। अब इसी के अंदर ए की यूनिट्स क्या है, मैंने बता दिया तुम्हें, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल -2। बी की यूनिट्स बता दी, लीटर पर मोल। ए क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। बी क्या बताता है, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। बी क्या बताता है, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। और इसमें देखेंगे, जैसे ध्यान देंगे, ये वाली भी चीज इंपॉर्टेंट है, बी जो इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, या को वॉल्यूम है, या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, ये इसका मतलब क्या है। बी जो है, एक मॉलिक्यूल, जब एक मॉलिक्यूल है, उसका वॉल्यूम अगर वी है, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम वी है, अगर एक मॉलिक्यूल का अगर वॉल्यूम वी है, तो बी क्या होगा, बी की वैल्यू क्या होगी, क्या वो वॉल्यूम वी जो है, ये मैं वॉल्यूम बोल रहा हूँ, इफेक्टिव वॉल्यूम जो होगा ना इस गैस मॉलिक्यूल का, वो होगा 4V। इफेक्टिव वॉल्यूम जो होगा इस गैस मॉलिक्यूल का, वो कितना होगा, 4V। क्यों होगा 4V, क्योंकि वो मॉलिक्यूल रेस्ट पे तो होगा नहीं, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा होगा, कुछ ना कुछ उसको जगह एक्स्ट्रा चाहिए होगी, तो इसलिए इसको 4V बोलते हैं। आया कैसे, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, ये एक मॉलिक्यूल की, और बी डिफाइंड होता है N0 के लिए, यानी एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। इसलिए बी की वैल्यू, IIT एडवांस का क्वेश्चन, 4V into N0, 4V into N0 होता है बी की वैल्यू। देखो, और ये 4V आया कैसे, अगर चाहें तो ये प्रूव कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में ज्यादा से ज्यादा क्लोज कितने आ सकते हैं, इतने क्लोज आ सकते हैं, बस टच करेंगे, अंदर तो नहीं जाएंगे एक दूसरे के, इतना क्लोज आ सकते हैं। तो एक तरीके से अगर इतना क्लोज आ सकते हैं, और ये वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करेंगे, आप दोनों घूमेंगे, एक दूसरे के ऊपर से ही घूम सकते हैं, ये रफ कैलकुलेशन है इसकी, एक दूसरे के ऊपर तक घूम सकते हैं मैक्सिमम। ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे चेक करते हैं, ये अगर आर, ये अगर आर, तो ये जो घूमेगा टोटल इसके ऊपर, तो वो इतना एरिया लेके घूमेगा एक मॉलिक्यूल। ये इसका रेडियस हो गया पूरे बड़े मॉलिक्यूल का। ये अंदाजा है कि मॉलिक्यूल मैक्सिमम क्लोज जो आते हैं, इतना क्लोज आते हैं, तो कम से कम वॉल्यूम जो आएगा इसका 4V आएगा। कैसे आएगा वो, नाउ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड विल बी, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड विल बी 4/3 पाई इंटू 2R का होल क्यूब। तो ये आ गया 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आ गया 8V। ये इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं 8V में, ये कैपिटल V है। 8V में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, दो हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, दो मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसलिए एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4V। डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, 4V आ जाएगा। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना, 4V, जिसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम और इफेक्टिव वॉल्यूम भी कहते हैं। को वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और इफेक्टिव वॉल्यूम।
और बी डिफाइन होता है 1 मोल के लिए, बी इज डिफाइंड फॉर 1 मोल, इसलिए बी की वैल्यू कभी भी पूछेंगे पेपर में तो 4v(n0) लिखना, 4v(n0). यहाँ n मोल्स है तो n b से मल्टीप्लाई, n से मल्टीप्लाई, तो ये b की वैल्यू 4v(n0) होती है, ये भी याद रखेंगे। अब एक दो क्वेश्चन लिख लेंगे छोटे छोटे, ये मैंने बता दिया तुम्हें, ए की सिग्निफिकेंस, बी की सिग्निफिकेंस, ए की यूनिट्स, बी की यूनिट्स। कुछ भी समझ नहीं आया छोड़ देना सब कुछ, रियल गैस इक्वेशन का रट्टा मार देना बिल्कुल ढंग से। इसका ये 1 n मोल्स के लिए, नीचे 1 मोल के लिए, ये जरूर रट देना। ए की सिग्निफिकेंस, बी की सिग्निफिकेंस और ए और बी की यूनिट्स, ये जरूर कर लेना। अब इसमें सर न्यूमेरिकल अब जैसे मैंने वो बता दो जल्दी बोलो क्या बोलना है सर, n0 से क्यों मल्टीप्लाई करा था? 1 मोल है ना, 1 मोल, 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम अगर v है तो n0 का कितना हो जाएगा, तो ध्यान देंगे। हाँ अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी। न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके? हाँ दोबारा बोलो। न्यूमेरिकल्स आएंगे, आएंगे बिल्कुल आएंगे, कराऊंगा भी, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग की है इसकी, लेकिन आज वाली क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट थी। जिसको आज की क्लास समझ आ गई ना, 70-80% भी समझ आ गई, तो वो कर लेगा अपने आप बाद में। आज वाली क्लास इंपॉर्टेंट थी, कंसेप्ट था इसके अंदर, अभी तो स्टार्ट की है रियल गैस इक्वेशन, अभी चलेगा थोड़ा थोड़ा उसमें। अच्छा एक चीज जल्दी से देख लेंगे बी के लिए। बी क्या बताता है, वैल्यू ऑफ बी क्या है, वैल्यू ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तरह से इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स या साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जैसे अगर मैंने तुमसे बोला कि तुम्हें अरेंज करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, CO2 दिया और N2 दिया, मैंने कहा किसका बी ज्यादा, किसका बी ज्यादा, तो नेचुरल सी बात है, इसमें 3 एटम्स हैं, इसमें 2 एटम्स हैं, साइज देख सकते हैं उसका, इसी का ज्यादा होगा बी, ये बी का ऑर्डर है, बी का ऑर्डर है। CO2 N2, H2 देता तो H2 और छोटा हो जाता, ये बी का ऑर्डर आ गया, सही ना, बी का ऑर्डर आ गया। फिर मैंने तुम्हें दिया सपोज प्रोपेन गैस, इथेन गैस, मीथेन गैस, ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा इसके अंदर, फास्ट बोलेंगे फिर टाइम हो जाएगा नहीं तो। प्रोपेन, इथेन, मीथेन, क्या आ जाएगा, यही सेम, यही होगा। सेम आंसर आ जाएगा। हाँ मैंने दिया से F2Cl2 Br2I2, ऑर्डर ऑफ बी क्या आएगा, अगर सारे गैसेज हैं तो, गैसेज लेना, सॉलिड मत लेना किसी को भी, अदरवाइज तो डिफाइंड इसके लिए होगा, क्योंकि ये 2 गैसेज होती हैं, ब्रोमीन लिक्विड, I2 सॉलिड, ये आ जाएगा। फिर मैंने दिया तुम्हें सपोज, हाँ ये ले लिया अगर मैंने, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, अब किसका ज्यादा होगा बी, पहले वाले का, ब्यूटेन का। हाँ ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ब्रांचिंग बढ़ेगी सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा, बी डिक्रीज कर जाएगा, है ना, बी डिक्रीज कर जाएगा। अब ऐसे ही ए के बारे में डिटेल्स, टाइम लेगा तो अभी टाइम होने वाला है, खत्म हो गया अभी टाइम। ए के बारे में जो कि क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NH3 N2, इसका ए ज्यादा, किसका ए ज्यादा, NH3 का, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगे, NH3 के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस 2 NH3 के बीच में ज्यादा होंगे, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।